सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा करंट अफेयर हमारा जो है चला हुआ है और इस सीरीज के अंदर जो है बिल्कुल अंत में हम आ गए हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर कोई नया बच्चा जुड़ा है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा करंट अफेयर हम बिल्कुल सेफ साइट लेकर चल रहे हैं। और हरियाणा करंट अफेयर हम कितना करने वाले हैं, 2.5 साल का हम जो है करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। 2024 का जो है कंप्लीट हो चुका है, लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 10 महीने जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब 2 वीडियो और आएंगी 2024 में, एक तो नवंबर की जो कि आज वीडियो आएगी और एक दिसंबर की आएगी, यानी कि कल वीडियो आएगी और कल 2024 का जो हरियाणा करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन छोड़ के जो है हमारा 2025 का हरियाणा करंट अफेयर जो है शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा करंट अफेयर जो है करने वाले हैं 2.5 साल का हरियाणा का और नेशनल का। नेशनल करंट अफेयर जो है 2 साल का, 2024 का 2025 का मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अभी 2026 का बाकी है, वो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट दे दूंगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है बता दीजिएगा। आपका एग्जाम बहुत जल्द जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हरियाणा ग्रुप डी लगा लो या फिर हरियाणा पुलिस की परीक्षा तिथि लगा लो, जितना मेरा अंदाजा है डेफिनेटली 99% चांस है अक्टूबर और नवंबर इन दोनों महीनों में जो है आपके दोनों एग्जाम हो जाएंगे, चाहे हरियाणा पुलिस हो या फिर ग्रुप डी एग्जाम हो सकता है कि एक एग्जाम आपका सितंबर में ले लिया जाए, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो है एक नोटिस आपने देखा था जिसमें अभी आज क्या तारीख हो गई है, 24 अगस्त आज तारीख हो गई है। तो अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि भाई जो है ये लिखा गया था, जो HSSC है ना वो सभी स्कूलों को ये नोटिस भेज रही है कि भाई आगामी परीक्षाओं के लिए जो है हमें अपने स्कूल का जो है सीट संख्या वगैरह ऐसा कुछ नोटिस था वो बताया गया था। तो अभी तक यही फिक्स नहीं हुआ है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि सितंबर का महीना इन सब तैयारियों में लग जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई भी ढील आपको नहीं देनी है। मात्र मान के चलिएगा 6 दिन अगस्त के बचे हुए, 6 दिन को जो है 6 दिन ये मान लो और सितंबर के 30 दिन मान लो, तो 36 दिन आपके पास है। 35 दिन ही आप मान के चलो कि अक्टूबर 1 को ही आपका जो है एग्जाम हो जाएगा मेरे भाई। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अपनी तैयारी को और तेज कर दो। अब जो है भटकने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जो है कक्षा 11वीं करने वाले हैं। 2024 का करंट अफेयर हरियाणा का हम शुरू कर रखा है और नवंबर 2024 का जो है आज हम यहां पर करंट अफेयर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। और अगर आप हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मिशन 60 मार्क्स जरूर देख लेना अपने एग्जाम से पहले मेरे भाई। ठीक है, मिशन 60 मार्क्स में जो है 60 मार्क्स का मैंने बिल्कुल फ्री में करवाया है, बिल्कुल डिटेल से करवाया है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराया है। इस बैच को जो है आप जरूर देख के जाना, आपके एग्जाम से पहले डेफिनेटली आपको जो है बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हाल ही में हरियाणा का नया मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया। ये जो है 1 सेकंड होल्ड रखना प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं दोबारा से। हाल ही में हरियाणा का मुख्य सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया। तो ये करंट अफेयर 2024 का था जो अब चेंज हो गया है। ठीक है, इसके अंदर आंसर आपको विवेक जोशी मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा गया ना विवेक जोशी, लेकिन जो है अब ये चेंज हो गए हैं। अब आपका जो मुख्य सचिव है हरियाणा का वो मैं बता रहा हूँ अगस्त 2026 तक मेरे भाई। ठीक है, अगस्त 2026 तक अब जो है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, अनुराग रस्तोगी है मेरे भाई। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो थी वो कब की गई थी, फरवरी 2026 में जो है इनकी नियुक्ति की गई थी और शायद जून महीने में, ठीक है, जून 2026 में इनकी जो कार्यकाल था ना वो 6 मंथ के लिए जो है और एक्सटेंड कर दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वर्तमान में हाल ही में, ठीक है, वर्तमान अगस्त 2026 में जो है हरियाणा का मुख्य सचिव जो है कौन है, अनुराग रस्तोगी हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 हरियाणा के किस स्थान पर शुरू हुआ है। वैसे जो ये सैन्य अभ्यास होते हैं ना ये बहुत ही रेयरली, यानी कि आप कह सकते हैं कि ना के बराबर जो है हरियाणा के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हरियाणा के अंदर कोई भी हुआ है ना तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए कुछ भी आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है नेशनल करंट अफेयर के अंदर, बताइए जो
विनबैक्स अभ्यास है ना, वो हम जो है किस देश के साथ करते हैं, तो आप बताएंगे हम जो है वियतनाम देश के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है विनबैक्स करते हैं। अब आपसे पूछेगा बताइए जो है 2024 का विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच जो है हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अंबाला जिले में जो है ये अभ्यास हुआ था। यहां से हम देख लेते हैं, 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 था, तो इसका एडिशन भी याद रखना 5वां था मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा के अंबाला में जो है इसको आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैन्य संयुक्त क्षमता निर्माण करना और मानवीय सहायता एवं आपदा रहित प्रदर्शनों पर जो है ध्यान केंद्रित करना था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, हरियाणा के किस संस्थान को इक्विन पिरोप्लाज्मोसिस रोग के लिए वैश्विक संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में जो है मान्यता मिली है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हरियाणा का एक संस्थान है मेरे भाई, कौन सा ऐसा संस्थान है हरियाणा का जिसको इक्विन पिरोप्लाज्मोसिस रोग होता है, कि ये रोग का नाम है मेरे भाई। ठीक है, ये एक रोग का नाम है जिसका नाम है इक्विन पिरोप्लाज्मोसिस मेरे भाई। इसके लिए मेरे भाई वैश्विक संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में जो है अब मान्यता मिली है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईकार एनआरसी इक्विन हिसार को जो है अब वैश्विक संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में जो है अब मान्यता मिल गई है मेरे भाई। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को इक्विन पिरोप्लाज्मोसिस के संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में जो है नामित किया है। यह गौरव प्राप्त करने वाला यह चौथा भारतीय प्रयोगशाला जो है बन गई है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको फैक्चुअल डाटा आपको यहां पर बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर का ही क्वेश्चन याद रखना है कि जो हरियाणा के किस संस्थान को जो है वैश्विक संदर्भ में जो है प्रयोगशाला के रूप में मान्यता मिली है, तो आईकर एनआरसी इक्विन हिसार है मेरे भाई। ठीक है, यहां पर ये क्या बोलते हैं कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल जो है संगठन मेरे भाई। ठीक है, इसने जो है हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को इक्विन पिरोप्लाज्मोसिस के लिए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में जो है नामित किया है मेरे भाई। ठीक है, ये जो रोग है ना इक्विन पिरोप्लाज्मोसिस के लिए अश्व अनुसंधान केंद्र को जो है इस रोग के लिए प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अश्व अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन हरियाणा जीके में भी आपने पढ़ा होगा। अश्व अनुसंधान, अनुसंधान कैसे लिखेंगे, अनुसंधान ऐसे ही लिखेंगे ना। ठीक है, अनुसंधान केंद्र मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले कहां पर अवस्थित है, हिसार के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सोच लो इतने, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी को हुई थी मेरे भाई। ठीक है, 7 जनवरी 1986 को जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, तो करंट और स्टैटिक ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको जो है स्टैटिक जीके का मिल रहा होगा, हरियाणा जीके का। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, एनडीआरआई बोला जाता है। ठीक है, एन का मतलब क्या होगा, नेशनल, डी का मतलब डेयरी होगा, आर का मतलब क्या होगा मेरे भाई, नेशनल डेयरी अनुसंधान, अनुसंधान को रिसर्च बोलेंगे, और आई का मतलब इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहां पर हुई थी, बैंगलोर में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, डोंट वरी, सारे के बारे में नहीं बताऊंगा, एक सेकंड, बैंगलोर में हुई थी। इसके बाद 1955 में जो है इसको कहां पे स्थानांतरित कर दिया गया था, करनाल में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। डोंट वरी, हर क्वेश्चन में जो है ऐसा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैंने स्टैटिक जीके जोड़नी शुरू करी तो वीडियो नॉर्मली 1.5 घंटे से 2 घंटे हो जाएगी। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स बस सामने आए तो बता दिया मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो अश्व अनुसंधान केंद्र था ना, ये अश्व अनुसंधान केंद्र था। आपसे स्टैटिक जीके के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2024 के पहले 10 महीने में, ठीक है, वर्ष 2024 के पहले 10 महीने, मतलब कि अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है ना, मतलब कि नवंबर महीने का करंट अफेयर कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नवंबर से पहले जो 10 महीने, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीने होते हैं ना, तो वर्ष 2024 के पहले 10 महीने में हरियाणा के जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया, तो ये भाई 905 जो है दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार के अनुसार
अनुसार वर्ष 2024 के पहले 10 महीनों के लिए लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया था, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह वर्ष 2022 की तुलना में 11 अंकों की गिरावट जो है दर्शाता है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है मेरे भाई। सबसे कम दर्ज किया गया है, बस इतना सा याद रखना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, पढ़े लिखे लोग वहां पर कम होता है, सबसे कम होता है लिंगानुपात। जहां पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा होता है, बस इतनी सी याद रखना, आप चीजें समझ लोगे मेरे भाई। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, यही सबसे ज्यादा उल्टे काम करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है भाई, हरियाणा में गुरुग्राम में। सबसे पढ़ी लिखी जनता कौन है, गुरुग्राम में 85% है मेरे भाई, 84 या 85% है जो पढ़े लिखों का रेशियो है, तो गुरुग्राम में ही है मेरे भाई। वर्ष 2024 के आंकड़े के अनुसार हरियाणा के किस जिले में शिशु लिंगानुपात, ठीक है, जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है, तो ये गुरुग्राम में दर्ज किया गया मेरे भाई, शिशु में नहीं, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम में 859 दर्ज किया गया है। इसके बाद रेवाड़ी 868 और चरखी दादरी 873 का स्थान आता है। दूसरा और तीसरा भी याद रखना मेरे भाई। ठीक है, सेकंड और थर्ड तीनों याद रखना मेरे भाई। ठीक है, गुरुग्राम के खराब प्रदर्शन का एक कारण राज्य पोर्टल पर तकनीक समस्याओं को भी जो है माना गया है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों एससी को किन 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया है। तो अभी पीछे के करंट अफेयर हमने देख के आया था कि एक ही कैटेगरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 20% जो उनका कोटा था, उनको 10-10% कोटा में जो है 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। तो कौन सी कैटेगरी थी, एससी कैटेगरी थी। अब इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डीएससी एक कैटेगरी बना दी है और एक ओएससी कैटेगरी जो है इसकी बना दी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने एससी श्रेणी के भीतर उप वर्गीकरण को मंजूरी दी है, जिसमें वंचित अनुसूचित जाति डीएससी और अन्य अनुसूचित जाति ओएससी 2 श्रेणियां बनाई गई है। डीएससी श्रेणी में वाल्मीकि, धानक और खटीक जैसे 36 जातियां जो है शामिल है मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सी जो है जातियां आती है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हरियाणा के किस जिले में सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को जो है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको क्या बोलते हैं इसको, घोषित किया गया। क्या बोलते हैं, कुछ बोलते तो है इंग्लिश में, इसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो ये जो सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस आसपास के क्षेत्र है मेरे भाई, पंचकूला के आसपास का ये क्षेत्र है मेरे भाई। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा के पंचकूला जिले में सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के 1 से 2.035 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित किया है। इसका कुल क्षेत्रफल 24.60 वर्ग किलोमीटर जो है निर्धारित किया गया है। ये डाटा भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य कौन सा था मेरे भाई। ठीक है, तो इसका भागीदार राज्य दोनों याद रखेंगे। 2024 की हम यहां पर बात कर रहे हैं मेरे भाई। 2025 वाले की बात करेंगे हम अगले साल के करंट अफेयर में, यानी कि 2-3 दिन के बाद स्टार्ट होगा। 2025 का 2025 में करेंगे और 2026 का 2026 में करेंगे। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देते हैं भागीदार देश, भागीदार देश। तो भागीदार देश 2024 में कौन था मेरे भाई, तंजानिया था। ठीक है, तंजानिया था। और भागीदार राज्य की बात करेंगे तो कौन सा था, ओडिशा था मेरे भाई। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होएगा, ओडिशा हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महोत्सव 2024 के लिए ओडिशा को भागीदार राज्य बनाया गया। महोत्सव के हिस्से के रूप में 11 दिवसीय प्रश्नोत्तरी भी जो है शुरू की गई मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। गीता प्रश्नोत्तरी में, मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है ना, इसमें प्रश्नोत्तरी की जाती है, मतलब एक प्रतियोगिता होती है, प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है। इसमें दैनिक विजेताओं की कितनी पुरस्कार राशि जो है प्रदान की जाती है, तो कितनी करी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का 500 रुपए जो है विजेताओं को दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, गीता प्रश्नोत्तरी के दौरान प्रतिदिन सार्वजनिक और विद्यार्थी दोनों श्रेणियों से 20-20 विजेताओं को 500-500 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्नोत्तरी के अंत में प्रत्येक श्रेणी के 25 विजेताओं को 1000 जो है रुपए दिए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 को देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिए अधिकतम जुर्माने की सीमा कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है मेरे भाई? 5 लाख रुपए जो है ये कर दी गई है मेरे भाई। हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित संशोधन के अनुसार धारा 23(2) के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिए अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए जो है कर दिया गया। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिए सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की जो है कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हाल ही में गुरुग्राम में वायु प्रदूषण सूचकांक किस श्रेणी में दर्ज किया गया? तो गंभीर श्रेणी में जो है ये दर्ज किया गया था मेरे भाई, ठीक है। गुरुग्राम जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है 402 दर्ज किया गया था, जिसे गंभीर श्रेणी माना जाता है। अन्य स्थान जैसे सोनीपत और हिसार बहुत खराब श्रेणी जो है दर्ज किए गए थे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने मुख्य प्रदूषकों के आधार पर विकसित किया गया? तो जो ये वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है ये कितने मुख्य प्रदूषकों के आधार पर जो है डेवलप किया जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 इसके मानक होते हैं मेरे भाई, ठीक है। AQI को 8 प्रदूषकों के लिए विकसित किया गया, जिसमें PM2.5, PM10, अमोनिया, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शामिल है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है गुरुग्राम के किस ग्रीन बेल्ट में कचरा फेंकने के कारण नगर निगम को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? तो गुरुग्राम की किस ग्रीन बेल्ट में कचरा फेंकने के कारण जो नगर निगम है वहां का, उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? तो राइट ऑप्शन क्या था मेरे भाई? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। बालीवास गांव की ग्रीन बेल्ट थी मेरे भाई, इसमें जो है कचरा फैल गया था, जिसपे जो है वहां की नगर निगम को काफी सुनना पड़ा था। गुरुग्राम नगर निगम पर बालीवास गांव की पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील ग्रीन बेल्ट और अरावली वन क्षेत्र में मलबा फेंकने का आरोप लगा था। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इससे भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता पर नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 के तहत राज्य स्तरीय प्रमुख योजना पुरस्कार के लिए कितनी नगद पुरस्कार जो है राशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है मेरे भाई? 51,000 रुपए जो है नगद पुरस्कार राशि दी जाती है हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 के तहत मेरे भाई, ठीक है। राज्य स्तरीय प्रमुख परियोजनाओं पर काम करने वाली टीमों को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह राशि टीम के सदस्यों के बीच समान रूप में जो है बांटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 काफी इजी है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं सुशासन दिवस जो है हम किस तिथि को बनाते हैं। चलो ये तो मैं आपको बता देता हूं, 25 दिसंबर को ये मनाते हैं। चलो ये भी आप मुझे बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में, सुशासन दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? मनमोहन सिंह की याद में मनाया जाता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है? फटाफट से जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दो। हरियाणा में सुशासन पुरस्कार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को जो है मनाया जाने वाला सुशासन दिवस के अवसर पर उन कर्मचारियों को दिए जाते हैं जिन्हें शासन में नवीन और असाधारण कार्य किए हो मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर 2024 को महिलाओं के लिए किस योजना का शुभारंभ करके पानीपत का दौरा करेंगे? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा योजनाओं से संबंधित, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछता है हरियाणा में मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीमा सखी योजना है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए बीमा सखी योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। दूसरा आपसे डेट पूछेगा कब इसकी शुरुआत की गई, तो 9 दिसंबर 2024 को जो है इस योजना को शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। नाम क्या है? बीमा सखी योजना मेरे भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री 9 दिसंबर 2024 को, अच्छा ये इसका स्थान भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है कहां से जो है इसकी शुरुआत की गई थी मेरे भाई, ठीक है। पानीपत से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और बीमा क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सेल्फी विद डॉक्टर पहल हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई थी मेरे भाई? तो आप सभी जानते हैं भाई, दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का पार्ट बन चुके हैं। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाता है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है पानीपत जिले से शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है ना। कब शुरू किया गया था? ईयर आप मुझे बता दो मेरे भाई, ठीक है। 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था फटाफट से बता दो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सेल्फी विद डॉक्टर पहल जो है हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई थी? तो ये जींद जिले से जो है शुरू हुई थी मेरे भाई, ठीक है।
यहां से देख लो, सेल्फी विद डॉक्टर पहल हरियाणा जींद जिले से शुरू हुई थी, जिसे बीबीबीपी जो है BBBP के तहत एक सफल नवाचार माना जाता है। इसी प्रकार गुड्डी गुड्डा बोर्ड महाराष्ट्र के जलगांव की ये पहल है मेरे भाई, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, वो कह रहा है ये जो ये कह रहा है ना कि नवाचार माना जाता है, इसी प्रकार जो ये इसके लाइन में, इस लाइन के बारे में बताऊंगा भाई, ये लाइन यहाँ पे क्यों ऐड कर दी गई है, ठीक है। सेल्फी विद डॉक्टर पहल हरियाणा के जींद जिले से शुरू हुई थी, ठीक बात है ये तो, जिसे BBB के तहत एक सफल नवाचार माना जाता है, के तहत एक सफल नवाचार। इस लाइन को देखेंगे भाई ऐड क्यों की गई है ये, ठीक है, इसको देखेंगे एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं, रबी सीजन के दौरान हरियाणा के किसानों को हाल ही में किस उर्वरक की भारी कमी का सामना करना पड़ा? तो नवंबर 2024 की न्यूज थी। रबी सीजन के दौरान आप सभी जानते हैं भाई, नवंबर में जो है कौन सी फसल बोई जाती है भाई, रबी फसल जो है बोई जाती है। हरियाणा के किसानों को किस उर्वरक की भारी कमी का जो है सामना करना पड़ा था? तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायमोनियम फास्फेट जो है, इस DAP, ठीक है, इसकी कमी का जो है सामना करना पड़ा था। हरियाणा में रबी फसलों की बुआई के समय डायमोनिसिस फास्फेट की भारी कमी देखी गई थी। अक्टूबर 2024 में इसकी मांग और उपलब्धता के बीच में 38% का जो है अंतर दर्ज किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई के तहत कृषि अभिलेखों में कौन सी प्रविष्टि जो है दर्ज की जा रही है? तो कौन सी प्रविष्टि दर्ज की जा रही है? ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रविष्टियां जो है दर्ज की जा रही है, रेड एंट्रियां मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के लिए उनके कृषि रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां शुरू की हैं, जिससे उन्हें भविष्य में सरकारी लाभों से वंचित किया जा सकता है। और कर भी क्या सकते हो मेरे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। चलो खैर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ऐसे एक जो इन्होंने किया है ना, बोलने पे मजबूर कर देते हैं मेरे को। इन्होंने क्या किया है, इस ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वैसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है कि भाई जो किसान, चलो बोल देता हूं, लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो किसान अब पराली को व्यवस्थित तरीके से उसका निपटान नहीं करेगा ना, अव्यवस्थित तरीके से खेतों में जला देगा, जिससे प्रदूषण हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है जो प्रदूषण है ना, पहली बात तो ये कहने की कोशिश कर रहा है जो प्रदूषण है वो किसान करता है। ये मानने की कोशिश नहीं कर रहे कि प्रदूषण सबसे ज्यादा मेरे भाई हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। मतलब कि ये जो सेंटर में अभी सरकार बैठी है ना, ये कर रही है। ये ना तो गाड़ियों पर पाबंदी लगा रही है, ना कोई ऐसा कानून बना रही है कि भाई जो वीक में एक दिन तो कर सकते हो ना, वीक में एक दिन संडे को कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी मेरे भाई, ऐसे कानून बना दो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो 100% जो प्रदूषण होता है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 20 से 30% डेफिनेटली इसमें कमी आ जाएगी। सिर्फ इतनी सी चीजें आपको करनी है, लेकिन ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी आमदनी ही जो है पेट्रोल से होती है, गाड़ियां बेचने से इनकी प्रॉपर्टी जो है इनकम होती है, सरकार की होती है। सरकार की तो क्या होती है, अपनी जेबें ये भर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था जो है ईरान से जो हम तेल खरीदते थे ना, वहां पर जो है बहुत सस्ता हमें पेट्रोल मिलता था, ड्यूटी फ्री जो है हमें पेट्रोल मिलता था। लेकिन वहीं पर जो जब से हम यूएसए से पेट्रोल खरीदने लगे ना, यूएसए से, वहां से जो हम पेट्रोल खरीदने ना, ईरान के मुकाबले में 8% महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं विद ड्यूटी। मतलब एवरीथिंग, सबसे महंगा पेट्रोल हम खरीद रहे हैं यहां पर मेरे भाई। यहां से नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है ना, उसके अंदर गुर्दा नहीं है, उसके अंदर गुर्दा नहीं है यूएसए के आगे ये बात कहने का कि मेरा देश है, मेरे देश के लोग हैं, उनको चाहे मैं पेट्रोल ईरान से खरीद के दूं या फिर रशिया से खरीद करूं, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ये गुर्दा नहीं है इनके बीच में। इनसे सिर्फ एक चीज की बीसी करवाई जा सकती है। बीसी का वर्ड का मतलब समझ गए ना? हाँ, वही बीसी का वर्ड है। इनसे सिर्फ बीसी एक चीज पे करवा लो, धर्म पे करवा लो, हिंदू मुस्लिम पे करवा लो, मंदिरों पे करवा लो, बस इतना ही ये कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये लाल प्रविष्टियां जो हमारी बात चल रही थी, इन्होंने एक ये कर दिया है कि भाई अब जो किसान व्यवस्थित तरीके से पराली नहीं जलाएगा ना, या उसका निपटान नहीं करेगा, तो एक रजिस्टर बनाया जाएगा, उसके अंदर उस किसान का नाम लिख दिया जाएगा, और भविष्य में जो है फिर उसको जो लाभ मिलती है ना, जो योजनाओं का लाभ मिलता है, उससे जो है वंचित कर दिया जाएगा। मेरा एक सुझाव है, अगर ये वीडियो ज्यादा तो नहीं देखते, लेकिन मेरा सुझाव है, एक रजिस्टर बनाओ जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा सभी मंत्रियों का खाका तैयार करो, जो वो जो है वर्तमान सरकार का रखो, करंट में जो सरकार का ना, उसका एक रजिस्टर रखो। वो जितने वादा करती है उसमें से जितने वादे वो नहीं निभाती है, उसका एक रजिस्टर रखो। सभी मंत्रियों को बैन करो, अगले 5 साल तक वो वोट नहीं लड़ सकते, उनकी
उनकी सब कुछ का जो है लेखा जोखा तैयार करो इस रजिस्टर के अंदर। ऐसा करो मेरे भाई, बराबरी का हक मिलना चाहिए मेरे भाई। वो जो गैर मुस्लिम कर लगाया था ना, गैर मुस्लिम कर, ठीक है ना, पता है ना गैर मुस्लिम कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था मेरे भाई, ठीक है। आगे की कहानी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री में कर चुके हैं, ठीक है। गैर मुस्लिम कर किस में ने लगाया था? कासिम ने लगाया था। लेकिन इसने क्या किया था मेरे भाई, इसने जो वैसे ये जो गैर मुस्लिम कर था ये किस पर लगाया जाता था? ये हिंदुओं पर लगाया जाता था। लेकिन इसमें भी जो है ब्राह्मणों को इसमें छूट दी गई थी, ठीक है, ब्राह्मणों को इसमें छूट दी गई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ऐसा कौन सा जो है वो मुस्लिम आक्रमण करता था जिसने ब्राह्मणों पर भी इसको जो है जजिया कर को लागू कर दिया था। मतलब सही बात है, आप ब्राह्मणों को क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों को क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, ब्राह्मणों से भी लो, हिंदू तो सभी हैं, सभी को लो। ऊंच नीच का क्या फर्क है मेरे भाई? ऊंच नीच जात का क्या फर्क है? हमने ये बनाई है, भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था मेरे भाई, ठीक है, भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था। ये जो कैटेगरी है ना, जर्नल हो गया, तू ब्राह्मण है मैं ये हूं, तू वो है मैं ये हूं, ये सिर्फ इंसानों ने बनाया अपना जो है एक जो है कैटेगरी अलग करने के लिए, अपने आप को एक अलग तरीके से दिखाने के लिए। ये सबसे गंदी चीज है ये। चलो खैर इस पर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये कौन सा मुस्लिम आक्रमण करता था ये बताना भाई, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, कौन था मेरे भाई जिसने ब्राह्मणों पर भी जो है ये लगा दिया था? अच्छी चीज थी। तो ऐसा ही तो मैं भी ये कह रहा हूं ना, जो ये किसानों पर लगा ले ऐसा एक रजिस्टर आप वर्तमान सरकार पे भी लगा दो, जो मंत्री हैं लोकसभा में है राज्य में, इनका भी एक लगा दो रजिस्टर। बराबरी तो सबके साथ होनी चाहिए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है ना हमारे देश में। तो लोकतंत्र तो यही कहता है बराबरी का जो है सब कुछ होना चाहिए, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो किसी कास्ट से आता है, बराबरी का हिस्सा देता है जो लोकतंत्र है हमारा। खैर नहीं है ना, ये नाम का लोकतंत्र है भाई वर्तमान में। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? हाल ही में किस व्यक्ति को ग्रीन वॉरियर्स पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन शिव सिंह रावत को जो है ग्रीन वॉरियर्स पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था मेरे भाई। हरियाणा सिंचाई विभाग के पूर्व अधीक्षक अभियंता शिव सिंह रावत को जो है सतत पर्यावरणीय प्रथाओं और जल संरक्षण में उनके योगदान के लिए ग्रीन वॉरियर्स पुरस्कार जो है दिया गया। यह पुरस्कार नव ज्योति इंडिया फाउंडेशन द्वारा जो है प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024, ये पुरस्कार जो होते हैं ना भाई हरियाणा के, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, याद रखना। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 हरियाणा की किस महिला ने स्वदेशी गाय भैंस नस्ल पालन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? श्रीमती रेणु, ये झज्जर की रहने वाली है, इन्होंने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। झज्जर जिले की श्रीमती रेणु को स्वदेशी यानी कि हमारे देश की लोकल नस्ल गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में देश में प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। यह पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर प्रदान किया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको पता चल गया, प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये जो है 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। श्वेत क्रांति किसके उस उपलक्ष्य में बनाते हैं? बताओ फटाफट से कमेंट करके कि जो श्वेत क्रांति है ना, जैसे हरित क्रांति जो है नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड के ऊपर मनाते हैं, और जो ये श्वेत क्रांति है दुग्ध के लिए श्वेत क्रांति बनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में ये बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कुरियन बढ़ाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किस विशेष दिन पर प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किस विशेष दिन पर प्रदान किए जाते हैं? 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के ऊपर जो है ये प्रदान किए जाते हैं मेरे भाई। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? तो 20% जो है ये अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। आप सभी जानते हो जो अरावली पर्वतमाला है ना, ये जो है अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा जो है कहां पर फैली हुई है? ये राजस्थान के अंदर फैली हुई है मेरे भाई। राजस्थान को 2 टुकड़ों में बांट जाती है। राजस्थान का मैप मुझे अच्छे से नहीं पता, कुछ ऐसा ही है, बस मान के चलो यहाँ से बीच से जो है अरावली गुजरी हुई है। ये जो है इसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी राजस्थान बोला जाता है, इसको पूर्वी राजस्थान बोला जाता है। जो पूर्वी राजस्थान है ना, यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी होती है मेरे भाई। यहाँ पर कोटा शहर है, जो कोटा पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, पढ़ने जाते हैं कोटा में, वो पूर्वी राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर झमाझम वर्षा होती है, नॉर्मल जैसे हमारा पंचकूला है, हमारा यमुनानगर है ना, ऐसे वर्षा होती है। यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है। जो राजस्थान है ना, जो हम राजस्थान को किस तरीके से जानते हैं, राजस्थान में तो बारिश ही नहीं होती, तो वो पश्चिमी राजस्थान है मेरे भाई, यहाँ पर बारिश नहीं होती। और इस बारिश ना होने का कारण क्या है? ये अरावली पर्वतमाला है मेरे भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अरावली पर्वतमाला है जो इसको रोक देता है मेरे भाई, ठीक है। इतना सा याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 बोल रहा है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर हो जाएगी। करो चोटी हमारी उत्तर हरियाणा की है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, हरियाणा की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई। फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, सभी को बताइए क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। नारनौल कहां पर है, नारनौल के कुलजातपुर में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। डोसी की पहाड़ी, चलो मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1722 मीटर है भाई, याद रखना उसकी, किसकी, गुरु शिखर की, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि भूमि पट्टों को वैध बनाना और मालिकों के अधिकारों की रक्षा करना मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर मेरे भाई। विनबैक्स 2024 अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या थी जो पहली बार देखी गई। हरियाणा में पहली बार यह अभ्यास हुआ था, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। देख के आए थे ना, कहां पर हुआ था, अंबाला के अंदर यह अभ्यास हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, जो है भारत और वियतनाम के बीच में हुआ था। इसमें पहली बार भारत और वियतनाम की थल सेना व वायु सेना दोनों शामिल हुई थी, पहली बार हुई थी, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर जो है 26 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 5वां एडिशन था, ये आपको पता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। वंचित अनुसूचित जाति डीएससी को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में कुल एससी कोटे का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा मिलेगा। तो कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जो है ये मिलेगा 50% मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। 20% टोटल था, इसका जो है 50% मिलेगा। तो 50% यानी 10-10 अब बांट दिया है मेरे भाई, ठीक है। 10-10 अब दोनों कैटेगरियों में बांट दिया है, यहां से आप देख लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है मेरे भाई, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाने वाली कौन कौन सी प्रजाति वन्यजीव अधिनियम 1972 की सूची के तहत संरक्षित है। तो आप सभी जानते हैं 1972 की सूची के तहत सभी को संरक्षित किया गया। तेंदुआ और भारतीय पेंगोलिन, सांबर और सुनहरा सियार, किंग कोबरा और अजगर, इन सभी को जो है सुरक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। 29 बोल रहा है भाई, अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी नीचे आना चाहिए था भाई, ठीक है ना, ये थोड़ा सा देख लेना। हरियाणा राज्य में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अभी आप अभी देख के आए थे, हरियाणा मुख्य सचिव, ठीक है। तो ये इसकी यहां पे ये पूछ रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी इनकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। चूंकि यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्रवाई है, इसीलिए राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का शुभारंभ भारत सरकार के द्वारा जो है कब किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2014 में जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी मेरे भाई, ठीक है। स्वदेशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए दिसंबर 2014 में, ठीक है, दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है शुरू किया गया था। इसी मिशन के तहत राष्ट्रीय गोपाल रत्न जो है पुरस्कार दिए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे। पराली से सामान बनाने के लिए किस यूरोपीय कंपनी ने हरियाणा को ऑर्बरी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। तो पराली से सामान बनाने के लिए किस यूरोपीय कंपनी, तो यूरोप की एक कंपनी है इन चारों में से, ठीक है। वो क्या करती है, पराली से सामान बनाने की जो है वो काम करती है। और इस कंपनी ने, इनमें से कौन सी कंपनी ने जो है हरियाणा को ऑर्बरी अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयुषी मित्तल कंपनी है मेरे भाई, ठीक है। आयुषी मित्तल कंपनी, आयुषी मित्तल की कंपनी जो पानीपत से संबंधित है, को इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने पराली को कचरे के रूप में नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की पहल जो है शुरू की है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। सोनीपत के मुकुल दहिया ने अपने, ठीक है, मुकुल दहिया ने ओपन वाटर सी स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। तो किस उपलब्धि के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया, 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय करने की उपलब्धि से जो इनको सम्मानित किया गया। और ये इनका नाम याद रखना, मुकुल दहिया, और ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, सोनीपत जिले से जो है ये संबंध रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। मुकुल दहिया ने मुंबई समुद्र में एलिफेंटा गुफा से गेटवे ऑफ इंडिया तक की 12 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। वह सोनीपत जिले के खरखोदा के रहने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
3 को देख लेते हैं। 33 बोल रहा है विश्व बोकिया चैलेंजर सीरीज 2024 में रजत और कांस्य पदक जीतने वाली पूजा गुप्ता हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है मेरे भाई। पूजा गुप्ता ने बहरीन के मनामा में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य और मिश्रित जोड़ी BC4 श्रेणी में जो है रजत पदक जीते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी हरियाणा के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में जो है किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो करंट अफेयर है ये भी भाई नियुक्ति 2024 की है, 2026 में जो है अपडेट कर लेना एक बार। ठीक है, मैंने अभी अपडेट नहीं किया है तो एक बार के लिए हो सकता है इसको चाहो तो स्किप कर दो मेरे भाई। वैसे आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो है मेजर जनरल जगदीप सिंह चीमा को जो है 2024 में हरियाणा के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया था एनसीसी का। अब आप मुझे जो है गूगल से फाइंड आउट करके बता दो इनकी ऑफिशियल अपडेट, क्या वर्तमान में एनसीसी के जो है महानिदेशक यही है या फिर कोई और है मेरे भाई। ठीक है, आई होप कोई और होंगे जहां तक मेरा आइडिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 बोल रहे हैं भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, जो पहली बार होता है ना वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन जो है किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर अवस्थित है? सोनीपत में अवस्थित है। सोनीपत में अवस्थित है ना, बताना भाई फटाफट, सोनीपत में अवस्थित है ना। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विश्वविद्यालय में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का उद्घाटन 5 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा मेरे भाई? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में संत सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए? तो हरियाणा के किस जिले में संत सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो है निर्माण किया जा रहा है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरसा जिले में जो है इनका निर्माण किया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 बोल रहा है कि हरियाणा की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति 80 फीट कहां स्थापित की गई है? तो ये अगरोहा कहां पर है? हिसार के अंदर अवस्थित है। याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। 39 बोल रहा है कलेसर नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। यहीं से जो है यमुना नदी जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। तितली की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो तितली की कितनी प्रजातियां पाई गई है? 96 प्रजातियां जो है यहां पर पाई गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस देश से एयरबस H145 श्रेणी के 3 नए हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? तो कहां से खरीदे हैं मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से जो है ये जो है हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। हरियाणा सरकार ने लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से जर्मनी से ये हेलीकॉप्टर खरीदे हैं ताकि प्रशासनिक और आपातकालीन कार्यों में जो है गति लाई जा सके मेरे भाई। ठीक है, अब बोलने को तो इस क्वेश्चन पे बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोल रहा, आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि उन बातों का जो है आपके यहां पर एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में अनुसूचित जातियों SC के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला किस तिथि से जो है लागू किया गया है? तो ये तिथि दी गई है भाई, याद रखना, तिथि डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती है। 13 नवंबर 2024 से जो है ये लागू किया गया है मेरे भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 13 नवंबर 2024 को हरियाणा में SC आरक्षण के भीतर वर्गीकरण लागू करने का जो है आधिकारिक ऐलान कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। झज्जर जिले की रेणु सांगवान को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया? दुग्ध उत्पादन डेयरी क्षेत्र में जो है इनको ये सम्मान दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये भी 2024 की नियुक्ति है मेरे भाई, इसको अपडेट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, फटाफट जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्या अगस्त 2026 तक मेरे भाई। ठीक है, अगस्त 2026 तक क्या जस्टिस ललित बत्रा ही जो है इस पद पर बने हुए हैं या फिर नहीं मेरे भाई। ठीक है, जो भी भाई कमेंट सेक्शन में 2026 का अपडेट बताएगा उसका जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर कमेंट दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप मुझे फटाफट से बता देना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। प्रो बॉक्सिंग की किसी भी कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं मेरे भाई? तो ये कौन बने हैं?
मनदीप जांगड़ा बने हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बने हैं मेरे भाई, ठीक है। भारतीय बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने कोनोर मैकटोश को हराकर WPBF को सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जो है अपने नाम किया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया? राजेश गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है मेरे भाई, ठीक है। पहले ये होते थे वी उमाशंकर के स्थान पर मुख्यमंत्री का नया प्रधान सचिव जो है नियुक्त किया गया है राजेश गुप्ता को। एक बार ये अपडेट करनी पड़ेंगी नियुक्तियां, ठीक है ना, डोंट वरी, करेंगे इनको अपडेट। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 बोल रहा है हरियाणा की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो किस जिले में स्थापित की जाएगी? रेवाड़ी जिले में जो है ये स्थापित की जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र की सरसों तेल मिल की जो है स्थापना की योजना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में आतंकवाद और आईडी रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया? तो हरियाणा के किस जिले में आतंकवाद और आईईडी, ठीक है, आईईडी, ठीक है, आईईडी रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का जो है आयोजन किया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर मेरे भाई, ठीक है। एनएसजी के गुरुग्राम स्थित परिसर में 10वें राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों ने जो है भाग लिया मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। हरियाणा का 23वां जिला बनाने की आधिकारिक घोषणा किस शहर के लिए की गई थी मेरे भाई? किस शहर के लिए की गई थी? गोहाना कहां पर अवस्थित है? सोनीपत। घोषणा इसकी की गई थी मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन बना किसको दिया? हांसी को जो है 23वां जिला अब बना दिया गया है। दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन याद रखना डेफिनेटली पजल करने के लिए आपको पूछेगा ये क्वेश्चन। घोषणा किसकी की गई थी? घोषणा जो है गोहाना की गई थी मेरे भाई, ठीक है। गोहाना कहां पर अवस्थित है? सोनीपत के अंदर ये अवस्थित है, लेकिन हांसी को जो है बना दिया गया है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 बोल रहा है हरियाणा सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट कितनी आयु से अधिक लोगों के लिए जो है ये शुरू किया गया है? तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर बी, 55 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए जो है रिटायरमेंट लोगों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु नया प्रोजेक्ट लागू किया है। हरियाणा सरकार ने 55 वर्ष से अधिक, हरियाणा सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट कितनी आयु से अधिक लोगों के लिए जो है शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार ने 55 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए सेवानिवृत्त के बाद सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु जो है प्रोजेक्ट लागू किया है मेरे भाई, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा को 10वां स्थान मिला है मेरे भाई, ठीक है। नीति आयोग की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ये याद रखना आपको जो है मेंशन करके देगा, रिपोर्ट 2023, रिपोर्ट 2024, 25, 26 जो भी आगे की आई होंगी वो मेंशन करके देगा। गरीबी कम करने के प्रयासों में हरियाणा को देश भर में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले के दोता गांव की बेटी मीनू कालीरमण ने मनाली की फ्रेंडशिप चोटी पर जो है तिरंगा फहराया? तो हरियाणा की किस जिले की दोता गांव की ये बेटी मीनू कालीरमण ने मनाली की फ्रेंडशिप चोटी पर तिरंगा फहराया? तो किस जिले की है मेरे भाई? फतेहाबाद, भिवानी, हिसार या फिर सिरसा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिसार की ये रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई 12 फुट से बढ़ाए। यार ये एक सड़क तो जब भी आती है ना मेरे को हंसी आ जाती है। 12 फुट से बढ़ाकर कितने फुट करने का निर्णय लिया है? अब ये जो चौड़ाई कर रहे हैं ना, मान लो कि पहले इतनी सड़क थी, अब ये कह रहे हैं कि भाई इतनी चौड़ाई हम सड़क की करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा मेरे भाई? जिससे क्या होगा? ट्रैफिक निपटान हो जाएगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि भाई एक चीज इन्होंने कर दी है, ट्रैफिक जो है सही हो जाएगा, खुला खुला हो जाएगा, लेकिन नहीं होएगा मेरे भाई। जितनी आप रोड बढ़ाओगे ना, इतने व्हीकल हैं आप सोच ही नहीं सकते। कोई भी कितनी रोड चौड़ी कर दो, जो जाम है ना वो वैसा ही जाम रहेगा। लेकिन इससे जो है नुकसान क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जो रोड चौड़ी करेंगे ना, उस रोड पर मान लो कि पहले यहां पर पेड़ खड़े थे मेरे भाई, ठीक है, पहले इस किनारे पर पेड़ खड़े थे, अब ये सारे पेड़ कटेंगे मेरे भाई। ये कितना बड़ा नुकसान है प्रकृति का, आप खुद सोचो मेरे भाई, ठीक है, ये कितना बड़ा नुकसान होएगा। चलो खैर आगे चलते हैं मेरे भाई। इनका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। जो वर्तमान में सरकार चल रही है ना, कुछ 4-5 जो गिने चुने लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, आप समझ रहे हो, जो टॉप के 5 है ना, ऊपर के जो टॉप के 5 हैं, वो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? जो टांग उठा के सुसु कर सकता है। अब आप देख लेना कौन कर सकता है टांग उठा के, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 फुट, ठीक है।
कितने, अच्छा ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की 12 फुट से बढ़ाकर कितने फुट करने का निर्णय लिया, 18 फुट करने का निर्णय लिया है मेरे भाई, ठीक है, देख लेना भाई ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में कौन सा संगठन जो है पार्टनर नेशन होगा मेरे भाई, ठीक है। तो 53 का जो है, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को अभी जो है फरवरी 2025 करंट अफेयर में देखेंगे, ठीक है, फरवरी 2025 मंथली करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे मेरे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे भी देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिम्स्टेक इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2025 में होने वाले बिम्स्टेक देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी होगी। पहली बार थीम स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश और ओडिशा संयुक्त रूप से होंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। 54 बोल रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा की किस झील के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील घोषित किया? तो आप सभी जानते हैं सुखना झील, सुखना झील था ना, वड़कल सुखना ब्रह्मसरोवर, ठीक है, सुखना ही झील था। 54 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये चीज हम पढ़ के आए थे ऊपर क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। 55 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय अवस्थित है। महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो भाई क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आशीष खन्ना। ये अपडेट करना भाई, ठीक है, नवंबर चल रहा है ना, नवंबर 2024 की ये अपडेट है मेरे भाई, नियुक्ति। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगस्त 2026 तक इस पद पर कौन अवस्थित है, क्या यही इस पद पर अवस्थित है या फिर कोई और है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, चिरायु हरियाणा योजना के तहत अब मुफ्त इलाज की वार्षिक सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? 7 लाख कर दी गई है मेरे भाई, ठीक है, 7 लाख नहीं कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की आय वाले परिवारों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मुफ्त कर देना है, उसके बाद में कोई मेरे जैसा बंदा गरीब आदमी इलाज करवाएगा, उसके बाद तुम पैसे ना भरना और फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं ना वो हमारा इलाज नहीं करेगा, ऐसे ही घुमाते रहना भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, हरियाणा का पहला ट्रैवलर किस शहर के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच जो है बनाया जाएगा? फरीदाबाद के बीच जो है ये बनाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में एक्टिंग स्पीकर के स्थान पर अब किस नए शब्द का जो है प्रयोग किया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर के शब्द का जो है ये प्रयोग किया जाएगा मेरे भाई। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने निर्णय लिया कि सत्र के अंतिम दिन की रूलिंग के अनुसार अब एक्टिंग स्पीकर की जगह प्रोटेम स्पीकर शब्द का जो है प्रयोग होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 59 को देख लेते हैं। हरियाणा के किस शहर में एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये बनाया जाएगा? तो कहां पर बनाया जाएगा मेरे भाई? तो ये बल्लभगढ़ में बनाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में प्रदूषण और स्वास्थ्य से जुड़े शोध के लिए यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हरविंद्र कल्याण को जो है ये चुना गया है। उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? कृष्ण लाल मिड्डा को चुना गया है, ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक पूरे राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? लक्ष्य रखना, पूरा ना करना, बस 2030 तक रखा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, विनबैक्स 2024 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया था? ये वियतनाम और भारत के बीच किया गया था, अंबाला में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 63। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है मेरे भाई, इसमें हरियाणा को जो है कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा को इसमें जो है 5वां रैंक प्राप्त हुआ है मेरे भाई, ठीक है। एनीमिया की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन के कारण हरियाणा को रैंकिंग में 5वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने गेहूं की बुआई के लिए किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने की जो है घोषणा की है? कितने की रही है मेरे भाई? 3600 रुपये मेरे भाई, ठीक है, 3600 रुपये अनुदान देने की जो है घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 65, ओहो भाई साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया रे, ये वही आ गया जो 2025 में अभी तक बच्चे मांग रहे हैं। कम से कम नौकरी नहीं देनी मेरे भाई, 9000 का था ना, 9000 का, हाँ 9000 का था, 9000 तो दे दो मेरे भाई। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, हरियाणा में सीईटी पास युवाओं को नौकरी न मिलने पर कितने रुपए मासिक वेतन दिए जाएंगे? 9000 रुपये दिए जाएंगे। और ये कब दिए जाएंगे मेरे भाई? पहली बात तो ये दिए ही नहीं जाएंगे मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो। क्यों नहीं दिए जाएंगे? पहले ही ऑलरेडी
हरियाणा के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, पूरे भारत देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी अगर ये पुरस्कार, अगर ये राशि दी जाती है ना, तो मेरा पूरा अंदाजा है, ये पता है कब दिए जाएंगे, ये विधानसभा, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के ठीक पहले दिए जाएंगे मेरे भाई, ताकि आपको बताया जा सके मेरे भाई हम तो पैसे दे रहे हैं, देख लो फ्री में बांट रहे हैं पैसे, ठीक है, देख लेना मेरे भाई ये, ठीक है। 9,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। निकम्मे नकारे लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किसे अपना नया कोच जो है नियुक्त किया है। तो इनका नया कोच का नाम याद रखना भाई, जन जेलेंजिनी को जो है इन्होंने अपना कोच नियुक्त किया है मेरे भाई, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी जन जेलेनी को अपना मार्गदर्शन के लिए कोच चुना है। ये कौन से देश के हैं? चेक गणराज्य के, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर कितने रह गए रही 70 है मेरे भाई, ठीक है। चलो कर लेते हैं जो यहां तक पहुंचे 67 को देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी के एक मैच में सभी 10 विकेट लेने वाले हरियाणा के पहले और भारत के तीसरे गेंदबाज जो है ये कौन बने हैं? तो कौन बने हैं मेरे भाई? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अंशुल कंबोज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने केरल के खिलाफ रणजी मैच के एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। फटाफट मुझे बता दो ये जो अंशुल कंबोज है हरियाणा के किस जिले से इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2024 में किस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर मुक्त करने की घोषणा की है? केरल स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 68 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर केरल स्टोरी नहीं होगा, साबरमती रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। साबरमती रिपोर्ट को हरियाणा में टैक्स फ्री करने का जो है निर्णय लिया है। 69 को देख लेते हैं मेरे भाई। 69 क्या बोल रहा है? हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत श्रमिक की बेटी यानी कि मजदूरों की बेटी की शादी पर दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.1 लाख रुपए जो है बढ़ा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। पहले ये राशि 75,000 होती थी मेरे भाई, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब इसको बढ़ाकर शेष 26,000 रुपये मैरिज सर्टिफिकेट जमा करने के बाद दिए जाएंगे मेरे भाई। 1 लाख रुपए राशि कर दी गई है, पहले 75,000 मिलेंगे, उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना शादी का, उसके बाद 26,000 रुपये राशि भी दे दी जाएगी मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमरजीत सैनी हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये कुरुक्षेत्र जिले के जो है रहने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो आज यहां पर हमारा जो है नवंबर महीने का करंट अफेयर जो है खत्म होता है मेरे भाई, ठीक है। नवंबर 2024 का करंट अफेयर जो है खत्म होता है। कल हम दिसंबर 2024 का करंट अफेयर खत्म कर देंगे, यानी कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 का जो है करंट अफेयर हमारा हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हो गया ना, देखो बोला था ना 12 दिनों में 12 क्लासेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने कर दिया है। अब एक दिन यानी कि कल हमारी जो है क्या आएगी? दिसंबर 2024 का आएगा, यानी कि मंगलवार को, बुधवार का एक दिन की जो है क्लास नहीं आएगी, क्योंकि आगे का भी तो कंटेंट बनाना पड़ता है ना मेरे भाई, अकेला ही मेरे को काम करना पड़ता है। डोंट वरी, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है कंटिन्यू हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इतना आप भी समझ पा रहे होंगे कि एक आपको रेस्ट नहीं लेना है, इतना सारा मैंने कंटेंट डाल दिया, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे भी छुट्टी इसलिए नहीं मिल रही भाई, क्योंकि ना मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कोई घूमने नहीं जा रहा। बट डोंट वरी, आप में से किसी एक भाई का भी सिलेक्शन हो गया ना, तो डोंट वरी, मुझे इतनी खुशी मिलेगी जितना आप सोच नहीं सकते। जितनी आपको खुशी मिलेगी ना, उतनी ही मुझे खुशी मिलेगी मेरे भाई। आई बात समझ में? तो बस मेहनत से तैयारी करते रहो, कंटेंट की फिक्र आपको नहीं करनी है। जो कंटेंट आपको चाहिए मुझे बताओ, नहीं आया है अभी तक, जो डिलीवर नहीं हुआ है वो भी आपको डिलीवर कर दूंगा, अदरवाइज सारा डिलीवर आपको कर ही दूंगा आपके एग्जाम से पहले मेरे भाई, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी लगातार करते रहो। बस मेरा सा एक इतना सा काम जरूर किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, चैनल को भी शेयर किया करो। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे भाई, आप ही इस चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ जो है कर सकते हो मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको ये चीज समझ आएगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट, सारे क्वेश्चन पेपर, सारे जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल लास्ट 2024 हरियाणा करंट अफेयर की क्लास के साथ, रात को 8 बजे मिलते हैं, कल रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।